नमस्कार दोस्त। एक ताकत, एक कहानी और एक है जेनजी। एक क्लास में पूरी कहानी को हम एजुकेशन टूल को इस तरीके से किस तरीके से जेनजी ने पूरी व्यवस्था को बदला हुआ है। पूरी कहानी को एक ब्लैक बोर्ड होता है, उस ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वो होती है जेनजी की ताकत। वही इस समय जो दिखाई दे रही है, एक फैसला किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से लेके जो है संसद भवन तक का जो मुद्दा इस समय गर्म हुआ पड़ा है, वो पूरी कहानी को हम समझेंगे। लेकिन ये फैसला कौन लेता है, कौन तय करता है कि बच्चों को किस तरीके से मोड़ना है, किस तरीके से पढ़ाया जाना है, किस तरीके से जो है इनकी स्थिति परिस्थिति बदलनी है, ये पूरे लीडरशिप को किस तरीके से बनाया जाता है। उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि किस तरीके से हम तय करेंगे कि कहानी कहाँ तक जाएगी और कहानी को हम किस तरीके से बदलेंगे। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम शुरुआत करेंगे कि बच्चों सबको क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, यह तय कहाँ से होता है और क्यों, क्या किस तरीके से ये चीजें होती हैं। किसी टीचर ने, किसी वैज्ञानिक ने या दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, प्रयागराज से होते हुए आप पटना तक की कहानी को सिर्फ बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा तय की गई कहानी को हम समझेंगे मात्र कुछ ही समय में। लेकिन आज सवाल सिर्फ किताबों का नहीं होगा, आज सवाल है देश के युवा का, देश के जिंजी का, कि किस तरीके से देश की अगली पीढ़ी की सोच बदल रही है, देश की अगली पीढ़ी किस तरीके से अपने फैसले को तय कर रही है। इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। लेकिन उसके द्वारा सेकेंडरी मुद्दा ये हो जाता है किस तरीके से देश में हर सरकार द्वारा, हर राज्य द्वारा, हर पार्टी द्वारा इस जनजी को, इस पूरी युवा पीढ़ी को किस तरीके से उसकी व्यवस्था पे बात न करके, उसके मुद्दे पे बात न करके हमेशा जो है धर्म धार्मिक मुद्दे को पकड़ा दिया जाता है। ये समस्या अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि इस देश में पहली बार हो रहा है। अब शिक्षा को अपने हिसाब से बदलने की जरूरत है और इस बार राजनीति का मुख्य जो हिस्सा बना, राजनीति की जो मुख्य कहानी निकल के आई, वो इस बार राजनीति शिक्षा का केंद्र बनी और शिक्षा का केंद्र भी राजनीति बन गया। अब देखिए ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्यों सरकार क्या चाहती है। हर नई सरकार के साथ किताबें भी बदलती हैं, जिंदगी भी बदलता है, पीढ़ी भी बदलती है, क्लास भी बदलती है। लेकिन आज की इस क्लास में हम समझेंगे कैसे स्कूल की किताबों को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक यह पूरी कहानी, ये पूरी शिक्षा किस तरीके से सरकार द्वारा आसानी से मुद्दे को और मुद्दे के साथ इसको भटकाया जाता है। देखिए भारत को जो है 77 ईयर्स इंडिपेंडेंस का हो चुका है, लेकिन आज भी वही किताबें, वही स्कूल, वही शिक्षा और वही तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को राजनीति का सबसे बड़ा मैदान बना चुकी है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बेसिक बात समझने की ये है कि किस तरीके से हमको जो है राजनीति के इधर उधर घुमाया। 77 सालों से जब देश में पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद से वहां से लेके आज तक धर्मेंद्र प्रधान जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री, वहां तक की कहानी को हम बहुत विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले हम शिक्षा व्यवस्था को जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था, दुनिया के लगभग हर देश में शिक्षा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन भारत में खास बात यह है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को राजनीति तय करती है और राजनीति को शिक्षा व्यवस्था तय नहीं कर पा रही है। कंकरेंट लिस्ट में आती है शिक्षा व्यवस्था, यानी कि हम समझे कि समवर्ती सूची में। एक तरीके से भारत 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है दोनों सूचियों में रहता है, समवर्ती सूची का मुख्य विषय रहा है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, जिनको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, और दोनों शिक्षा से जुड़े फैसले ले सकते हैं। मसला यहाँ तक नहीं था, मसला यह था कि हम 77 ईयर तक अपने जो पूरे देश के इतिहास में, अगर 77 ईयर्स की आजादी के बाद आज भी सरकारें पूरी शिक्षा से जुड़े फैसले, और यही वजह है किस तरीके से देश की युवा पीढ़ी अपने पूरे स्तर में बदलाव चाहती है, अपने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहती है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अलग अलग विचारधारा की सरकारों के पास जो ये मुद्दा है, विचारधारा का गेम है। बच्चा फंस गया, जो बालक फंस गया, जो जिंदगी फंस गया, वो विचारधारा में फंस गया और विचारधारा ने उसके पूरे पाठ्यक्रम को तहस नहस कर दिया। मुद्दा यहाँ से आगे बढ़ता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो जो किताबें रही, जो भाषा रही, जो हमारी संस्कृति रही, उस आधार पर शिक्षा व्यवस्था निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कॉलेज के बाहर के जो राजनीतिक हिस्से रहे, वो किस तरीके से आम आदमी से लेके हमारी शिक्षा व्यवस्था को और युवा पीढ़ी को और जिंदगी को प्रभावित किया, यहाँ मुख्य विषय ये रहा। लेकिन उसके बाद कहानी आई एआई एजुकेशन की। जब हमारा देश आगे बढ़ा, हम आए एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, तब राजनीतिक मुद्दा बदलता गया। लेकिन युवा पीढ़ी उस तरीके से, जेनजी पूरी तरीके से एआई में चला गया, एआई में बात करने लगा, एआई से सीखा, एआई से अपनी चीजों को समझने लगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी ने एआई को अपने टूल किट के हिसाब से यूज किया, लेकिन एनसीईआरटी आज भी
पूरी तरीके से जो है एआई के माध्यम से एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी उस व्यवस्था को अपनाने में सक्षम नहीं रहा। यही वो संस्था है जो करोड़ों बच्चों की किताबें एनसीईआरटी तय करती है। लेकिन साल 2022 में एनसीईआरटी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हम सिलेबस रेशनलाइजेशन समझिए किया जाता है, सिलेबस को मतलब बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब रहा मुद्दा इस पूरे एआई सिस्टम का। लेकिन जब हटाए गए अध्यायों की सूची सामने आती है, हटाए गए अध्यायों को अपने हिसाब से सरकारें तय करती है। हम मुगल के सिलेबस को हटा देंगे, हम मराठा के सिलेबस को डाल देंगे, हम छत्रपति शिवाजी को हटा देंगे, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को हटा देंगे और उसके आधार पे हम किसी भी मुगल पीढ़ी को शामिल करेंगे, या हम मुगल पीढ़ी के इतिहास को हटा देंगे, किसी भी मराठा साम्राज्य को। यही इसी सब मुद्दे में जो है देश भटकता रहा है। सिलेबस क्या रहा, युवा पीढ़ी क्या चाहती थी, जेनजी क्या चाहता था, ये पूरा मुद्दा नहीं रहा। देश भर में विवाद शुरू होता गया इसी बात को कि क्या सिलेबस बनाया जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है। एक पक्ष बोला इतिहास बदला जा रहा है, दूसरा पक्ष बोला सिर्फ अनावश्यक हिस्से हटाए गए। सवाल वही रहा, क्या ये शिक्षा का सुधार था? जिस तरीके से अभी देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास डाला गया, फिर उसके अलावा जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ उस पर कुछ सुधार किए गए। तो सवाल यही है, बात है विचारधारा का, विचारधारा का बदलाव। बैलेंस नहीं करना है, अपनी विचारधारा, वो आएंगे तो वो थोप देंगे, ये आएंगे तो ये थोप देंगे, बस इसी तरीके से विचारधारा का गेम रहा। लेकिन युवा पीढ़ी कहाँ रही? युवा पीढ़ी को किस तरीके से कंकरेंट लिस्ट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है समवर्ती सूची में, देखिए आप किस तरीके से बोथ सेंटर्स स्टेट कैन जो है लेजिस्लेट दिस ऑफ कंकरेंट लिस्ट। देखिए एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज डाइवोर्स है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है, क्रिमिनली लॉ है। ये तीनों किसमें आते हैं? ये सब किसमें आते हैं? सारे के सारे लिस्ट ये आपके कंकरेंट लिस्ट में या समवर्ती सूची का विषय है। कहानी ये नहीं है, कहानी खत्म यहां से नहीं होती, कहानी अब शुरू होगी। कुछ राज्य सरकारों ने जिस तरीके से केंद्र की किताबें, केंद्र की व्यवस्था और केंद्र के द्वारा जारी किए गए उसके अपने व्यवस्था को पूरी तरीके से संचालित करने के लिए, यह मुख्य विषय रहा। लेकिन इनकार किस तरीके से किया गया? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने तरीके से अपने सिलेबस अपनाए, अपने तरीके से, ताकि कहीं हटाए गए अध्याय वापस जोड़े गए तो कहीं हटाए गए अध्याय जो है वापस लाए गए। इन्हीं ये किताबें बनी, कहीं नई किताबें बनाई गई तो कहीं पुरानी किताबें हटाई भी गई। अब कहीं भाषा नीति बदल दी गई। तो यह मुख्य विषय यह रहा कि हम एक तरफ उत्तर भारत हो गए तो एक तरफ दक्षिण भारत हो गए, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की कहानी अलग अलग तरीके से परिभाषित होने लगी। भाषा नीति बदली, यानी हम अगर मराठी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम भोजपुरी भाषा का, तो फिर हम उत्तर प्रदेश वाली भाषा हिंदी, खड़ी हिंदी का, तो हर तरीके से अपनी सोच, अपनी छात्रों तक पहुंच। फिर हम राजस्थानी गए तो फिर हम मध्य प्रदेश गए। इस तरीके से जो है पूरी व्यवस्था को बदलते गए भाषा के आधार पे। लेकिन अब चलते हैं हम थोड़ी सी आगे कि किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को बदलनी पड़ गई और किस तरीके से जो है ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी में गेम हुआ। ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी में गेम यही हुआ, जिस तरीके से देश की युवा पीढ़ी अब चाहती है, यूनिवर्सिटी की तरफ वो जाना चाह रही, चूंकि अब वो तैयार हो चुकी है, अब वो भारत का भविष्य अपनी ओर से देखना चाह रही है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ जहां सबसे बड़ा विवाद है वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर, सरकार अपने हिसाब से वाइस चांसलर को, अपने हिसाब से प्रतिनियुक्ति, अपने हिसाब से राज्य, हर मतलब यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख पद है सरकार अपने अपने हिसाब से तय करती है। मसला यहाँ यूनिवर्सिटी का नहीं था, केंद्र तय करेगा या राज्य तय करेगा, यह सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। मुद्दा यह हो जाता है कि इस पे काम कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है, राज्य कर रहा है या दोनों मिलकर कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तब स्थिति और परिस्थिति दोनों सामान्य रूप से चल पा रही है। आज कई विश्वविद्यालयों को आप देखेंगे, उनकी व्यवस्था, उनका परिवर्तन, उनका स्वरूप किस तरीके से चेंज हो रहा है। वो लंबे समय तक उनके पास विभागाध्यक्ष नहीं है, तो लंबे समय तक उनके पास जो है स्थायी वाइस चांसलर का अभाव है, या स्थायी वाइस चांसलर की वंचित नियुक्ति पूरी तरीके से अभी भी 4-4, 5-5 साल से खाली पड़ी है। अब मामला एनसीईआरटी का आता है। आप देखेंगे अभी जस्ट इसके कुछ दिन पहले जो मराठा साम्राज्य को जो है उसमें से कुछ चीजें गायब की गई, तो उसके बाद जो है वहां पे जो है महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र और केरल और उधर के कुछ राज्यों में, गुजरात से लेके कुछ उत्तर भारत के राज्यों में भी। अब आप समझिए कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ इतिहास हटाया गया तो उसके बदले में कुछ इतिहास जोड़ा भी गया होगा। तो ये किस तरीके की परिभाषा है, किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं, इसका क्या मुद्दा है। अब बात भाषा की भी आती है कि अगर आप मराठी को जोड़ते हैं तो आप इधर भोजपुरी, इधर हिंदी, इधर राजस्थानी, इधर जो है बघेली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या इसी आधार पर बनेगी? 3 भाषा फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाई गई और 3 भाषा फार्मूले की बात भी करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य इसे स्वीकार
नहीं करते हैं। जब तमिलनाडु इसको स्वीकार नहीं करता तो इसे स्वीकार नहीं करने का मुख्य वजह उनका कहना है कि भाषा पहचान होती है, और जब भाषा पहचान होती है तो वो दिक्कत करती है पूरी तरीके से आपके करिकुलम में, है ना। तो जब करिकुलम में प्रॉब्लम करती है तो उनका कहना है कि भाषा पहचान होती है, जबकि केंद्र का तर्क है कि राष्ट्रीय एकता की ताकत बनेगी भाषा। राष्ट्रीय एकता की जब ताकत बनेगी तो राष्ट्रीय एकता तो सभी भाषाओं को मिला के ही तो राष्ट्रीय एकता बनेगी। राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है, यानी विवाद फिर वही, यानी शुरुआत वहीं से, जहां से ये चले थे वहीं से फिर वहीं आ गए। मतलब इतिहास में 1956 में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है। उसके बाद से कहानी फिर से चली और फिर वहीं जाके हम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के नीचे वाले स्टेट में फंस गए। अब एक सवाल यह उठता है कि अगर इसी तरीके से आपस में हम लड़ते रहे भाषा के नाम पे पूरी तरीके से फाउंडेशन प्रिपरेशन 2022, 2023, 2024 और 2025-26 में ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे उनकी अध्यक्षता में ये बनी थी। अब नए तरीके से अब एक सवाल आपसे, क्या शिक्षा हर 5 साल में सरकार बदलने के साथ बदलनी चाहिए, ये मुख्य मुद्दा रहा है, या शिक्षा को पूरी तरीके से स्थायी कर देना चाहिए, यह समय की मांग है। लेकिन राजनीति से ऊपर शिक्षा को रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो शिक्षा नीति है वो पूरी तरीके से जो है राजनीति से प्रभावित है। लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ी तो हम समझे कि किस तरीके से रिमूव्ड फ्रॉम करिकुलम, किस तरीके से शिक्षा नीति बदली गई, किस तरीके से मुगल हिस्ट्री को देखिए चैप्टर वाइज जो है रूल करके हटाया गया, फिर गांधी गोडसे रेफरेंस को दिया गया और इनको भी थोड़ा थोड़ा कट किया गया, फिर गुजरात रियाट्स गुजरात दंगे को जो है उसको जो है हटाया गया, ठीक है। जिनकी सरकारें आई उन्होंने अपने अपने हिसाब से राजनीति को उसमें जो है बुक में ऐड कर दिया। अगली बार जब आप अपने बच्चों की किताबें खोलें, जब अपने बच्चों की आप किताबें देखें तो आप अपने आप से देश से ये क्वेश्चन जरूर पूछें। तो ये सिर्फ सवाल पूछने की जरूरत रहेगी कि उसमें क्या लिखा है, ये भी पूछिएगा कि उसे लिखने का फैसला किसने तय किया, उसे लिखने की ताकत किसने दी, और ये किसने इस ताकत को किसने दिया, ठीक है। मतलब यह फैसला किसने लिया, लिखने वाली जो बातें थी, ठीक है, और क्यों लिया गया। तो यह मुख्य बातें आप जरूर पूछेगा अपने आप से भी, और बच्चों को भी ये बात बताने की जरूरत है, क्योंकि यह पूरी जो ताकत है किस तरीके से जो है आप देखिए यहाँ बैठे हुए लोग ही तय करते हैं कि किताबों में क्या लिखा जाना है और क्या मिटाया जाना है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताब नहीं होती, समझिए, शिक्षा सिर्फ ये निर्धारित कर दे रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था। यही आने वाली पीढ़ी की सोच, यही आने वाली पीढ़ी की नींव तय करेगी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपका फ्यूचर, आपका जेनजी, आपका युवा किस तरीके से देश की बदलाव की ओर अग्रसर होता आ रहा है। यहाँ विषय इसी बात का रहा है। लेकिन सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन समस्या इस बात की थी कि ये जो यूनाइटेड स्टेट इन ऑर्डर टू दैट कि अवर वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वहां का ये संविधान है, उसी संविधान से लिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ से शुरू होता है देश, यहाँ से शुरू होती कहानी, क्योंकि हम ही देश हैं, हमें से ही कहानी शुरू होगी और हम ही निर्धारित करेंगे कि इस देश में क्या लागू होगा, इस देश में क्या चलेगा और इस देश से क्या हटाया जाएगा, कौन सी भाषा हटाई जाएगी, कौन सी जोड़ी जाएगी, ये तय करेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से जो लिया गया था भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन ऑर्डर टू दैट, वहां से जो है इसको शुरू करना था। लेकिन समस्या जैसे कि जो रिपोर्ट आई, जो सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस तरीके से प्रस्तुत की गई, उसका मुख्य मुद्दा यही रहा, सरकारें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नियम कानून, अपनी अपनी व्यवस्था। अब मुख्य मुद्दा इस बात का है कि क्या जेनजी इस बात से सहमत हो पाएंगे। जेनजी अपनी तरीके से पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे भी कि नहीं देंगे, ये वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि अब जो है सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे है, उसके पास ऑप्शन अब नहीं बचा है। पूरी तरीके से देश की युवा पीढ़ी जेनजी पूरी तरीके से उसको जो है घेरे हुए। अब आप जेनजी का मतलब ये समझिए कि जो 1997 से के बाद वाली पीढ़ी है वो जो है वो जेनजी में आती है, ठीक है। 1997 के बाद वाली पीढ़ी जो जेनजी में आती है, ठीक है। तो वो पीढ़ी किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से अपने लिए जागरूक है, किस तरीके से उसने जो है अपने पेपर लीक को पूरे देश का मुद्दा, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी प्रधानमंत्री, पूरी फेसबुक, पूरी सोशल मीडिया, पूरा इंस्टाग्राम, पूरे तरीके से उसने जो है जो तहलका मचाया हुआ है कि प्रधानमंत्री तक की भी हालत इस समय खराब है। मुख्य विषय ये है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर पा रहा है कि देश का युवा चाह क्या रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है सही दिशा में, सही तरीके से सही न्यूज प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। जब तक देर हो जाए उससे पहले आपको जागना जरूरी होता है, नहीं तो जब सब लूट जाएगा तो बचने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। ये समस्या है। अब हम देखते हैं कि जो आप देखिए
भारत सरकार का किस तरीके से प्रोजेक्ट चलता है, ये साउथ इंडिया वाला हिस्सा है, ठीक है, ये साउथ इंडिया वाला हिस्सा, यहाँ अपनी अलग भाषा है, कर्नाटका में कन्नड़ है, ठीक है, यहाँ पे केरल है, ये मलयालम यहाँ पे बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, फिर ये तमिलनाडु है, इधर तमिल चलता है ना, इधर अलग अलग भाषाएं हैं, मामला यही फंस जाता है, हर राज्य अपनी अपनी अलग अलग भाषा का मांग करता है। जब 1956 में जब ये आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे था, अब ये नया वाला मैप है, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो ये तेलंगाना और आंध्रा ये है, ये आपका तेलंगाना वाला हिस्सा है और ये आंध्रा वाला हिस्सा है। यहाँ पे 1956 में जब नया स्टेट मांगा गया था, तब की कहानी है कि नया स्टेट उस आधार पे, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला वो स्टेट रहा है। समस्या यहीं से उत्पन्न होती है, समस्या आगे बढ़ती है, लेकिन कहानी क्या है, कहानी है देश की युवा पीढ़ी की, कहानी है जेनजी की, कहानी किस तरीके से जेनजी अपने आप को परिभाषित कर रहा है, वह मुख्य विषय है। उसका नेट का पेपर लीक हो रहा है, तो समय पे अगर उस पेपर को नहीं कराया गया, उसमें जुगाड़ हो गया, पैसे दे के लोग भर्ती हो गए, तो ये कहानी अपने आप में प्रभावित करती है एक युवा के फ्यूचर को। उसका फ्यूचर अगर बिगड़ गया तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, कौन तय करेगा, इस बात का देखिए आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत छोटा समय है, लेकिन जो जिस व्यक्ति का समय जाता है ना, वापस नहीं लौटता है, उसका अगर वो 4 साल 5 साल गया है, उसको वापस कौन देगा। उस समय को, समय का बहुत वैल्यू है, बाकी चीजें जाएंगी आएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, तमाम चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन एक समय है जो जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। बाकी दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन समय जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, और देश के युवा के साथ जो भी राजनीतिक दल, जो भी संस्थाएं, जो भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होगी आने वाले समय में, क्योंकि वो अपनी पूरी तरीके से कहानी को समझ रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे गेम को हम समझेंगे, लेकिन उसके अलावा विषय ये रहेगा कि अब जो इंडिया का मैप है, जो इंडिया का ये पूरा सेक्टर है, जिस तरीके से पूरा काम करता है, देखिए ये है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 जो इंग्लिश मीडियम में था, प्री रिवीजन लिस्ट था, फिर ये था हिंदी मीडियम रिवाइज टेस्ट समकालीन भाग 1, ठीक है, ये जिस था पहले ये रिवाइज्ड 1, इस पहले देखिए समकालीन भारत 1 था। देखिए बात को समझिएगा कि ये कंटेम्प्रेरी है, ये भी कंटेम्प्रेरी है, ये इंडिया 1 है, ये भारत भाग 1 है, मतलब ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, बाकी वही है समृद्ध विकास समृद्ध भारत एनसीईआरटी, है ना। मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था भाषा के आधार पर परिभाषित होती है, भाषा के आधार पर ही जोड़ी जाती है, भाषा के आधार पर ही व्यवस्था का परिवर्तन होता है। वो न सोचा जाए कि हम उत्तर भारत के हैं, ये न सोचा जाए कि वो साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के, ऐसा बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए देश के लिए। ये है आपका प्रधानमंत्री निवास, ठीक है, लोक कल्याण मार्ग, जहां से पूरी व्यवस्था, ये संसद भवन का एक हिस्सा है। जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था बदली गई, जिस तरीके से पूरा शानदार दृश्य दिख रहा है, आप समझिए कि यहीं से देश की नीति निर्धारित होती है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि युवा को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उससे आपको बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि देश में जो कुछ भी निर्धारित होगा वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से निर्धारित होगा, इसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो है अपने अधिकार के लिए जागरूक रहिए, हर चीज राजनीति से ही प्रभावित है। दुनिया में आपके पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये भी राजनीति ही तय करती है। इसलिए आप अपने हक के लिए राजनीति में जरूर हिस्सा लीजिएगा, यह मुख्य विषय होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती, समस्या इसके आगे चलती है कि जब लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का निवास है, प्रधानमंत्री का निवास है, ठीक है, ये वाले हिस्से में यहाँ से जो है किस तरीके से जो है पूरे तरीके से ये एरिया और इधर जो सारे एरिया हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से युवा देश का जेनजी पूरी तरीके से घेर लिया। और प्रधानमंत्री को भी एक दिन रात में आना पड़ता है 12 बजे, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि देश का युवा कहाँ है, इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम को ये लोग जो है पूरी तरीके से उसका बाजा बजा रखे हैं, सोशल मीडिया पूरी तरीके से पैनल रिफॉर्म कर चुके हैं ना। तो अब ये पूरी तरीके से जो आपका फॉर्मेट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक स्तर है, वहां पे जो है ये चीजें निकल के आती हैं कि देश का युवा किस तरीके से अपने शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरी तरीके से तबाही के मंजर में डाल दिया है, पूरी तरीके से उनको जो है हर स्तर पे घेरे हुआ है। और शिक्षा मंत्री आज से नहीं है, पिछले 2 कार्यकाल से वो शिक्षा मंत्री है देश के, ठीक है, काफी लंबे कार्यकाल रहा है उनका। और सबसे बड़ी चीज है उड़ीसा राज्य से आते हैं वो, ठीक है, उड़ीसा राज्य के हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, यह भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। और हर चीज देखिए, ये व्यवस्था है जो पूरी तरीके से जो है तबाही के बाद को दिखाया गया है। लेकिन मसला है टाइमलाइन का, यूनिवर्सिटी वाइड इलेक्शंस का, किस तरीके से इलेक्शन आयोजित होते हैं यूनिवर्सिटी में, और जेनजी किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में भाग लेता है, अपने फ्यूचर को बनाता है, अपने फ्यूचर को सुधारता है। जब उसके पास ये एडमिशन का मौका नहीं रहेगा तो जेनजी किस तरीके से देश की राजनीति में भाग लेगा, किस तरीके से यूनिवर्सिटी के चुनाव को जीतेगा, किस तरीके से देश का नेतृत्व करेगा। आखिर शुरुआत तो उसकी कहीं ना कहीं से होगी ना, नेतृत्व क्षमता की, वो यहीं से होती है। लेकिन जब आप उसको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे कर पाएगा, यही मुख्य विषय रहा है।
और इसी मुख्य विषय के साथ देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया ये यूनिवर्सिटी है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे चुनाव हुआ है, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ पे चुनाव हुआ, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। ये पूरी यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे ये चुनाव कराए गए, ठीक है, वहां की ये स्थिति रहे। तो ये प्लान्ड तरीके से जब उसके बाद चुनाव की कई प्रोसेस भी धीमे धीमे यूनिवर्सिटियों में बंद कर दिए गए, उसके बाद देश का युवा हर तरीके से तबाह है, लाचार है। अब वो लाचारी जो है दिख रही है, वो संसद भवन को जिस तरीके से घेरा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच जाने की जानकारी जिस प्रकार से मीडिया में आई है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है कि देश का युवा अगर यहाँ तक पहुंच रहा है तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूरा प्रोसेस जो चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्ति का मुद्दा फंसा रहा, उसमें भी मुख्य रूप से प्रभावित होने की दिशा तय नहीं हो पाई। आखिर इस राजनीति में चांसलर और वाइस चांसलर का मुद्दा जिस तरीके से सरकारें अपने हिसाब से अपने लोगों को, अपने ही करीबियों को तय करती है कि यही व्यक्ति चांसलर बनेगा, यही व्यक्ति वाइस चांसलर बनेगा, यह विषय जो है काफी दिक्कत भरा रहा है, ठीक है। तो कंपेरिजन ये रहेगा। अब देखिए मल्टीलिंगुअल नेशनल जो हिंदी है, इंग्लिश है और ये बांग्ला है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति अब सरकार निर्धारित कर रही है कि जो भाषा है, भाषा का जो आधार है वो इसी आधार पे हो कि हम दो भाषा या त्रिभाषा त्रिस्तरीय भाषा को हम जो है ला पाए और इस तरीके से हम निर्धारित कर पाए कि कौन व्यक्ति किस किस भाषा में अपने आप को तैयार कर पाता है और कौन व्यक्ति कौन सी भाषा में अपने एग्जाम को देगा। आप देखते होंगे अब जिस प्रकार से पेपर बनते हैं बाइलिंगुअल बनते हैं, आपसे दो भाषा का चयन वो मांगते हैं, आप या हिंदी या इंग्लिश या जो भी आप भाषा देना चाहते हैं वहां से ये प्रोसेस। और ये देखिए हिंदी नो थैंक्स, ये साउथ इंडिया की एक सीन है जहां पे हिंदी थोपने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कहा नो, हमको हिंदी नहीं चाहिए। और सही बात है, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि जिसकी जो भाषा है उसको उसी भाषा में समझने चाहिए, समझाने की कोशिश भी करनी चाहिए। यह मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था, ये परिवर्तन, ये जिनजी किस आधार पे सोचते हैं, किस आधार पे इनकी विचारधारा है, यह मुख्य विषय रहेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन समस्या इस बात का है कि देश का युवा जिस प्रकार से संसद भवन को घेरे हुए है, देखिए बीजेपी लीड एनडीए 2014 से 2026 तक किस तरीके से बीजेपी लीड एनडीए इतना इतना इतना, तो किस तरीके से पार्टियों का किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की जो जवाबदेही है वो इनकी है। तो ये तरीके से देश के शिक्षा मंत्री को अब देश का युवा किस तरीके से इस्तीफा दिलवा पाता है, जिस हिसाब से लक्षण लग रहा है, जिस हिसाब से व्यवस्था दिख रही है, लगता नहीं कि देश का युवा पीछे हटने वाला है। लेकिन फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देश का युवा रोड पे है, सड़क पे है, इसलिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। तब तक के लिए अगर देश का फ्यूचर रोड पे है तो कहीं ना कहीं सोचने और समझने की भी एक बात है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।